नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। 10 क्वेश्चन होंगे और 20 से 25 मिनट में हम इन सारे क्वेश्चंस को निपटा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो इसका जो सही उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय पोषण अभियान चल रहा है भारत के अंदर और इसके लिए आपके विश्व बैंक के साथ में समझौता किया गया है। और इस समझौते के तहत कितने पैसे आए हैं भारत के अंदर, तो 200 मिलियन डॉलर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 200 मिलियन डॉलर भारत के अंदर जो पैसे आए हैं आपके, कितने, 200 मिलियन यूएस डॉलर पैसे विश्व बैंक ने दिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए। अब समझते हैं कि राष्ट्रीय पोषण अभियान क्या है और आपके विश्व बैंक की भी बात कर लेंगे। तो देखिए, जो राष्ट्रीय पोषण अभियान, ये राष्ट्रीय पोषण अभियान कब शुरू किया गया था, तो ये आपके शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 मार्च 2018 को, 8 मार्च 2018 को। और इसको शुरू किया गया था राजस्थान से ही। राजस्थान से कहां पे, तो झुंझुनू से शुरू किया गया था। झुंझुनू राजस्थान से इसको शुरू किया गया था। पोषण मिशन का मतलब ये होता है देश के अंदर जितनी भी कुपोषण की बीमारी है, उस कुपोषण से देश को क्या करना, मुक्त करना, ये सारी बीमारी है, और लोगों को क्या करना, स्वस्थ करना, ये इस मिशन के अपने लक्ष्य है। इसी कुपोषण मिशन की बात करें तो इसको अब 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था, कुपोषण से मुक्त करने के लिए शुरू किया गया था। और जितना भी इसके अंदर खर्च आएगा उस खर्च को 2 हिस्से में बांट दिया गया था। 50% तो जो आपके है भारत की सरकार देगी और बचा हुआ 50% इसका कौन देगा, तो विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक जो आ जाता है वो देगा। वर्ल्ड बैंक जो है अभी 50% देगा और अभी इसी के तहत वर्ल्ड बैंक ने आपके 200 मिलियन यूएस डॉलर जारी कर दिए हैं। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना वर्ल्ड बैंक की कब हुई थी, तो आपके इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। कब, जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात करें कहां पे इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय आपके है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये यूएसए के अंदर है। अध्यक्ष की बात करें तो डेविड माल्पस जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और बात करें कि यहाँ पे एक मुख्य वित्त अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लगी हुई है, वो भारत की है, उनका नाम है अंशुला कांत। तो ये बात होगी हमारी राष्ट्रीय पोषण मिशन की। और इसके तहत जो आपके समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ में, 50% खर्च तो देगी हमारी सरकार और 50% कौन देगा, विश्व बैंक ऋण के रूप में देगा। धीरे धीरे भारत उसको चुका देगा। क्यों, क्योंकि विश्व बैंक का लक्ष्य क्या है कि पूरे विश्व में आपके गरीबी को दूर करना, विश्व के अंदर विकास करना, ये सारे इसके लक्ष्य हैं। और इसी लक्ष्य के लिए विश्व बैंक ऋण देता है। और भारत में आपके राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए ये आपके दिया है। पोषण मिशन के तहत क्या होगा, कुपोषण को दूर करना और स्वस्थ बने रहना। तो इसका पहले का हमारा उत्तर हो जाएगा क्या आपके, तो 200 मिलियन यूएस डॉलर इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों में एकमात्र किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है। देखिए, फोर्ब्स जो है ये आपके क्या है, एक कंपनी है। और ये कंपनी कहाँ आई हुई है, तो यूएसए के अंदर आई हुई। बहुत पुरानी कंपनी है, 1917 से चल रही है। और इसके मालिक है जो, उसका नाम भी आपके क्या है, स्टीव फोर्ब्स, उसी के मालिक का नाम है स्टीव फोर्ब्स। और ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये हर साल आपकी कई सारी सूचियां जारी करती है, 100 खिलाड़ियों की, 100 नेताओं की, ऐसे करके। इस बार अभी जो सूची जारी की है इन्होंने, वो आपके 100 खिलाड़ियों की जारी की है और 100 खिलाड़ियों की कमाई के बारे में बात की है। तो बात करें 100 खिलाड़ियों की कमाई में, तो सबसे शीर्ष स्थान पर जो आ जाते हैं वो आपके कौन से आ जाते हैं, उनका नाम है कॉर्नर मैकग्रेगर। कॉर्नर, उनका नाम है आपके कॉर्नर मैकग्रेगर। याद रखना ये नाम, कॉर्नर मैकग्रेगर इनका नाम है। और ये आपके किसमें, एथलीट है, एक मार्शल आर्ट्स में। और फिर भारत की बात करें तो भारत के एकमात्र खिलाड़ी इसमें विराट कोहली आ जाते हैं। और विराट कोहली का कौन सा स्थान है, तो 59 नंबर विराट कोहली का है। और इससे पहले जो पिछले वर्ष विराट कोहली को स्थान दिया गया था वो था आपके 66वां स्थान। और इस वर्ष कौन सा है, 59 स्थान विराट कोहली का है। तो ये फोर्ब्स की लिस्ट है, याद रखना। फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर आपके 100 खिलाड़ी है जो जिनकी कमाई होती है अच्छी, उनका नाम दिया गया है। और इसके अंदर पहले नंबर पे कॉर्नर मैकग्रेगर है। और आपके अब कौन से, हमारे एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को इसमें शामिल किया गया है 59 नंबर पर। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, ये तो आपको पता ही होगा, किससे, क्रिकेट से संबंधित है। तो दूसरे का उत्तर हो गया हमारा क्या, विराट कोहली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल
हाल ही में केंद्र सरकार और किस देश के मध्य सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? हमारी भारत सरकार और आपके कौन से देश के बीच में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपके जापान। तो देखिए इसकी पूरी कहानी क्या है। कहानी ऐसी है कुछ इसकी कि यहाँ पे हमारी भारत सरकार है और भारत सरकार ने आपके किसके, भारत सरकार का भी मंत्रालय में बात करूं तो जो शहरी मंत्रालय आ जाता है हमारा, वो मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जो है वो इसके मंत्री है। यहाँ शहरी मंत्रालय और दूसरा देश जो आ जाता है वो आ जाता है आपके जापान। बात करें जापान की तो राजधानी इसकी क्या आ जाती है? टोक्यो। बात करें यहाँ की करेंसी की तो येन इसकी करेंसी है। और यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा, ये जो आपके वर्तमान में यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री है। और जापान के द्वारा ही जापान और भारत के शहरी मंत्रालय के बीच में अभी एक समझौता हुआ है। और समझौता किस चीज को लेके हुआ है? सतत शहरी विकास। सतत मतलब लगातार, लगातार किसका विकास करना? शहरों का विकास करना। इसी को लेके आपके समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान किया जाएगा। जापान की बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी से भारत के शहरों का विकास किया जाएगा। इसके तहत शहरों के अंदर पानी की योजना या पानी की व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में सारी चीजें नोट की जाएंगी। शहर के अंदर प्रॉपर सुविधा है पानी की या नहीं है, ये सारी चीजें की जाएगी। इसके अलावा शहरों के अंदर आपदा प्रबंधन, यानी अगर बाढ़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए तो उसका आपदा प्रबंधन कैसा है उसको बढ़िया किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम तो आपदा प्रबंधन, इसके अलावा सीवरेज का जो काम होता है, सीवरेज का काम जो है वो कितना सुचारू रूप से शहर के अंदर किया जाता है, इसके बारे में भी काम किया जाएगा। तो इस समझौते के तहत जापान जो है अपनी प्रौद्योगिकी भारत को देगा, उससे पानी की व्यवस्थाएं शहरों में आपदा, आपको पता हो तो उड़ीसा में आए साल बाढ़ आती है तो वहां पे भी ये सारी चीजें काम आएगी। अभी तूफान जो आया केरला को उसने टच किया तो उसमें भी ये सारी चीजें काम आएगी। इसके अलावा सीवरेज की प्रॉब्लम हर जगह होती है। इन सभी से निपटने के लिए भारत सरकार ने जापान की सरकार के साथ में समझौता किया है। तो ये हो गई इसका हमारा उत्तर, और इसका उत्तर हमारा क्या हो जाता है? तो जापान इसका एकदम सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश में मेंढक की नई प्रजाति लिटोरिया मीरा खोजी गई है? मेंढक की नई प्रजाति लिटोरिया मीरा खोजी गई है। तो देखिए जो देश है जो आपके, उसका नाम है क्या? न्यू गिनी। ये तो न्यू गिनी या न्यू गिनी कहते हैं, हालांकि देश नहीं, ये द्वीप है एक। न्यू गिनी द्वीप भी कहते हैं इसको हिंदी में, और न्यू गिनी भी कहते हैं। कहाँ पे आया हुआ ये द्वीप आपके? तो ये ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है। ये किसका? ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री है। इसी ऑस्ट्रेलिया के आपके न्यू गिनी जो आइलैंड है, आपके द्वीप है, इसी द्वीप के जो वर्षा वन है, घने वन है वर्षा के, और इसी वर्षा वन के अंदर मेंढक की एक नई प्रजाति पाई गई जिसे कहते हैं लिटोरिया मीरा। और ये लिटोरिया मीरा जो प्रजाति है, इसकी पहली बार जो आपके खोज की गई थी, अब काफी चर्चा में आ गई लिटोरिया मीरा। इसकी जो पहली बार खोज की गई थी वो आपकी की गई थी, एक ऑस्ट्रेलिया के ही वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टीव रिचर्ड ने इनकी खोज की थी। और कब की थी? 2016 के अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्या खास बात है मेंढक की? तो 2016 में इन्होंने खोज की थी। और इस मेंढक के अंदर खास बात यह है कि लिटोरिया मीरा जो मेंढक है ये आपके चॉकलेट रंग का है। कैसे रंग का? तो चॉकलेट का जो कलर होता है उसी कलर का, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, चॉकलेट कलर का ये मेंढक दिखता है। तो इस मेंढक की प्रजाति का नाम आपके क्या है? लिटोरिया मीरा। और पूरे विश्व के अंदर बात करें तो करीब मेंढकों की 6000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। और अभी जो पाई गई है वो आपके लिटोरिया मीरा है। दिखती कैसी है? तो चॉकलेट रंग जैसी दिखती है। कहां पाई गई थी? न्यू गिनी द्वीप में पाई गई है। ये किसका द्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है ये। और इसकी खोज पहले किसने की थी? स्टीव रिचर्ड्स नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इसकी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। और ये लिटोरिया मीरा शब्द के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भी एक लैटिन भाषा के शब्द से आया है। ये मीरा शब्द जो आपके लैटिन भाषा के शब्द मिर्मस शब्द से आया। और इस मिर्मस शब्द का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है आपके अनजान या आश्चर्य। अनजान या आश्चर्य। आश्चर्य क्यों? तो क्योंकि इस प्रकार का मेंढक कभी भी कहीं नहीं देखा गया है जिसका कलर कैसा हो? चॉकलेट रंग का हो। जो चॉकलेट ब्राउन कलर की आती है, सेम उसी प्रकार का आपके इसका क्या है? कलर है। इस बात को याद रखना। लिटोरिया मीरा शब्द का मतलब मेंढक, और ये इसका उत्तर हो जाता है न्यू गिनी देश के अंदर आपके पाया गया है।
अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जो आपके पांचवा क्वेश्चन है उसकी ओर। हाल ही में किस राज्य द्वारा मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में बालिकाओं के लिए 33% या 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है? तो राज्य जो है जिसने आपके बालिकाओं के लिए 33% या 1/3% सीट को आरक्षण करने की बात कही, तो वो तो आ जाता है आपके क्या, बिहार राज्य। बात करें बिहार की, तो यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार जो है वो आपके यहाँ के वर्तमान में सीएम है। अभी इन्होंने ही इस प्रस्ताव की बात की है। और यहाँ के आपके गवर्नर की बात करें तो फगू चौहान जो यहाँ के गवर्नर है। और ये नीतीश कुमार साहब जो है इन्होंने ये कहा है कि हमारे राज्य के अंदर जितनी भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है, कैसी इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर करीब करीब आपके 38 टोटल सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। और इन 38 कॉलेजेस के अंदर लगभग आपके 2035 सीटें हैं। इन्हीं 2035 सीटों में अभी तक जो महिलाएं पढ़ रही है वो केवल 15% ही है, जबकि सरकार अब कह रही है कि 33% जो है पूरी की पूरी महिलाओं की सीट होनी चाहिए, ताकि महिलाओं को भी उत्साहन मिले, महिलाओं को भी प्रोत्साहन मिले और शिक्षा के क्षेत्र में वो भी आगे बढ़े। और दूसरी इन्होंने बात की है मेडिकल की। तो मेडिकल की बात करें तो बिहार के अंदर बड़े बड़े सरकार के खुद के 11 बड़े कॉलेज आ जाते हैं। और इन कॉलेजेस के अंदर अगर सीटों की बात करें तो करीब 1330 सीटें हैं। इसमें भी करीब 14 या 15% के आसपास महिलाएं हैं, जबकि अब सरकार ये कह रही है कि 33% तो फिक्स करो, इतनी महिलाएं तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये काम किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। इससे पहले भी बिहार सरकार ये काम कर चुकी है 2006 के अंदर। और 2006 के अंदर इन्होंने जो काम किया था वो आपके स्कूल की शिक्षा में किया था। 50% सीटें जो थी बालिकाओं के लिए रिजर्व की थी प्राथमिक स्कूलों के अंदर, जो प्राथमिक स्कूल आते हैं उसके अंदर नीतीश कुमार ने की थी। नीतीश कुमार काफी लंबे टाइम से बिहार के सीएम है। और दूसरी जो थी आपके 35% की थी आपके सीनियर सेकेंडरी, जो बड़ी स्कूल्स होती है उसके अंदर, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर आपके 35% महिलाओं की आपकी सीटें रिजर्व इन्होंने की थी। और इसके अलावा जो सरकारी काम थे या पुलिस विभाग जो था उसके अंदर भी इन्होंने 33% तक सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की थी। तो ये आपके किसने अभी प्रस्ताव रखा? बिहार सरकार ने। और क्या प्रस्ताव है, क्या इसके पीछे कहानी है, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा 2006 में क्या किया था इन्होंने, उसकी बात हमने कर ली। पांचवें का उत्तर हो गया हमारे पहला बिहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो निम्न में से किस दिन हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? देखिए, हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चे, इजराइल और पैलेस्तीन की लड़ाई तो हम आजकल देख ही रहे हैं, लेकिन अब जो है ये जो दिवस मनाया जाता है ये भी कहीं ना कहीं उसी को इंगित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके है 4 जून। 4 जून को हम जो दिवस मनाते हैं उसको कहते हैं कैसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस? तो आपके ऐसे मासूम बच्चे जो पीड़ा से हैं और आपके हिंसा का शिकार हुए हैं। तो देखिए, इस दिवस की शुरुआत की बात करें तो 1982 की बात है। 1982 में आपके एक देश आ जाता है जिसका नाम है लेबनान। ये जो लेबनान देश है ये कहाँ है? वो है इजराइल के पास में। तो लेबनान देश के बीच में और इजराइल के बीच में 1982 के अंदर आपके युद्ध शुरू हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान काफी सारे बच्चे जो थे उनकी आपकी मृत्यु हुई थी। जो बच्चे थे, बच्चों को क्या कसूर होता है आपके इस युद्ध के अंदर, लेकिन फिर भी इनकी आपकी मृत्यु हुई थी। और अभी आपने देखा होगा कि इजराइल के अंदर भी कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी, 1-2, और उसके अलावा अभी पैलेस्तीन में जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर भी बच्चों की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे बच्चे बेचारे फालतू में इस हिंसा का शिकार हो जाते हैं। इसी के लिए इस दिवस को मनाया जाता है ताकि इन सब चीजों की रोकथाम की जाए। और इस दिवस की बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1982 के इस युद्ध के बाद में 19 अगस्त 1982 को आपके इसकी शुरुआत की गई थी दिवस की। और तब से 4 जून को प्रत्येक वर्ष हम ये दिवस मनाते हैं। और बात करें कि यहाँ पे लेबनान की, तो लेबनान की राजधानी जो आ जाती है वो आपकी कौन सी है? बेरूत। बेरूत जो है वो आपके लेबनान की क्या है? राजधानी है। और ये आपके इसका उत्तर हो जाता है 4 जून। तब से हम हर साल आपके इस दिवस को मनाते हैं। तो इस दिवस का नाम याद रखना, ये योजना को याद रखना, और इस पीछे की बात क्या थी, लड़ाई किस चीज की थी? लेबनान और इजराइल की। और इजराइल लेबनान में घुस गया था और कई सारे बच्चे जो थे उनकी उस समय उस युद्ध के दौरान मौत होगी। तो उन्हीं को याद करने के लिए और भविष्य में ऐसी चीजें ना हो इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हाल ही में किस देश ने यह घोषणा की है कि वह ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनी को कर प्रोत्साहन देगा? तो देखिए, एक देश है और उसने आपके घोषणा की है कि ट्रांसजेंडर, जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, उनको अगर कोई कंपनी अपने यहाँ कार्य के लिए रखेगी तो उनको कर में प्रोत्साहन दी जाएगी। कर प्रोत्साहन का मतलब है आपके इनको टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, टैक्स के अंदर इनको छूट दी जाएगी कंपनी वालों को। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि टैक्स के अंदर इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो वो कौन सा देश है? आपके बांग्लादेश है।
तो बांग्लादेश ने घोषणा की। और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जो है वो यहाँ की प्रधानमंत्री है। बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की कि आपके राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हामिद जो है वो यहाँ के वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं। फिर बात करें बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका यहाँ की राजधानी है, और टका जो है वो यहाँ की क्या है, करेंसी है। फिर बात करें बांग्लादेश के बारे में और, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 ट्रेन चलती है, एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी का नाम है आपके बंधन एक्सप्रेस। ये 2 ट्रेन आ जाती है भारत और आपके बांग्लादेश के बीच में। और अब ये बांग्लादेश ने ये कहा है कि जो कंपनियां हैं उनको आपके क्या किया जाएगा, टैक्स इंसेंटिव छूट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेंडर लोग जो होते हैं इनके साथ में हिंसा बहुत होती है बेचारों के साथ, इनके साथ में भेदभाव भी खूब होता है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो ये आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर होते हैं। बांग्लादेश के अंदर इनकी बात करें तो करीब 2 लाख के आसपास यहाँ इनकी आबादी है। तो इन्हीं की आबादी को न्याय दिलाने के लिए आर्थिक सामाजिक हर रूप से बांग्लादेश सरकार ने इस निर्णय को लिया है। फिर बात करें कि बांग्लादेश के, तो 2020 के अंदर भारत सरकार ने एक पुरस्कार दिया है, गांधी शांति पुरस्कार। और ये गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनको दिया गया था। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, शेख हसीना के पिताजी ही थे। और इन्हीं के आपके प्रयासों से बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। और इन्होंने आपके जिस लीग की स्थापना की थी उसका नाम था अवामी लीग। और ये अवामी लीग ये आपके बाद में बांग्लादेश को कराने में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा था। तो इसका जो हमारे उत्तर हो जाता है वो आपके बांग्लादेश उत्तर हो जाता है। और गांधी शांति पुरस्कार 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इसके अंदर, और हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय देता है, और 1995 से ये लगातार देता आ रहा है। इसका उत्तर 7वें का हो गया ये। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है सीबीएसई ने हाल ही में कक्षा 6 से 8 हेतु कोडिंग क्या होता है आपके, तो कंप्यूटर का जो काम होता है उसको कहते हैं हम कोडिंग, कंप्यूटर जो सीखते हैं उसको कहते हैं कोडिंग। तो सीबीएसई हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और दूसरे इसने 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए कोडिंग और 8वीं से 12वीं कक्षा हेतु डाटा साइंस, डेटा विज्ञान जो होता है ये भी कंप्यूटर का एक प्रौद्योगिकी का कार्य होता है। पाठ्यक्रम को नए कौशल विषय के रूप में पेश करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया, मतलब 6ठी से 8वीं के लिए कोडिंग और 8वीं से 12वीं के लिए डाटा विज्ञान। इस पाठ्यक्रम को नए कौशल, नए स्किल के रूप में पेश करने के लिए कौन सी कंपनी से समझौता किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। अब बात करते हैं पूरे मुद्दे की, तो हमारा शिक्षा मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हमारे कौन है, रमेश पोखरियाल साहब है। और आपको अच्छे से पता है रमेश पोखरियाल, इसी के अधीन आ जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या सीबीएसई। बात करें कि सीबीएसई बोर्ड को कब बनाया गया था, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर 1962 को इसको बनाया गया था। कहाँ इसका मुख्यालय आया हुआ है, तो इसका मुख्यालय जो आया हुआ है वो आपके आया हुआ है कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में बात करें कि सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज आहूजा जो है वो इस बोर्ड के आपके अध्यक्ष हैं। अभी इसी आपके सीबीएसई ने अभी समझौता किया है इस पाठ्यक्रम के लिए, जिसके साथ उस कंपनी का नाम आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट। बहुत अच्छे से आपको पता है बिल गेट्स की कंपनी है ये। और बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसको 4 अप्रैल 1975 को बनाया गया था। 4 अप्रैल 1975 को बनाया गया था। कहाँ आया हुआ है इसका मुख्यालय, तो वॉशिंगटन के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। बात करें इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक भारतीय है जिनका नाम है सत्य नडेला, और बिल गेट्स इसके अध्यक्ष है, ये आपको अच्छे से पता है। तो माइक्रोसॉफ्ट और सीबीएसई ने अभी ये समझौता किया है जिसके तहत कोडिंग सिखाई जाएगी 6ठी से 8वीं के बच्चों को, और डाटा साइंस सिखाई जाएगी 8वीं से 12वीं के बच्चों को। तो इसका आंसर हो जाता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में एसबीआई बैंक द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास हेतु कितने करोड़ का ऋण को मंजूरी दी गई है, तो इसका सही उत्तर है आपके 3725 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो इधर आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा बनाया कब गया था, या इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 को। कई सारे बैंकों का विलय करके ये एक बैंक बनाई गई थी। बात करें कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर आया हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अध्यक्ष जो है आपके वो है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार जो है वो आपके इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इसी एसबीआई ने अभी आपके क्या किया है, ऋण दिया है किसको, तो हवाई अड्डे को। तो देखिए जो हमारा उड्डयन मंत्रालय है किसको, जिसके मंत्री कौन है, वही हरदीप सिंह पुरी जो आपके उड्डयन मंत्रालय के मंत्री। इसी उड्डयन मंत्रालय के अधीन आ जाता है न्यू इंडस्ट्रियल ओखला डेवलपमेंट एरिया, जिसको कहते हैं हम क्या, नोएडा।
नोएडा का जो हवाई अड्डा है, कैसा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, इसी एयरपोर्ट के विकास के लिए अब जो है आपके क्या ये आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे देगी, और कितने दिए हैं तो 3,725 करोड़ रुपए। ये न्यूज़ थी, और ये आपके हवाई अड्डे के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको दे रही है। तो इसका उत्तर हो जाता हमारा 3,725 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2021 से NaCH सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध रहेगा। NaCH का पूरा नाम है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को यानी सरकार के अधीन आ गई थी। ये पूरी की पूरी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है वो इसके क्या है, अध्यक्ष है। इसी आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक चीज लागू की है जिसे कहते हैं NaCH। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही अधीन आती है एक और NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो कंपनी NPCI इसको 2008 में बनाया गया था। ये भी इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, और इसके अभी अध्यक्ष जो है वो आपके कौन है, दिलीप आसबे इसके अध्यक्ष है। और जितने भी आपके देश के अंदर ATM है, इसके अलावा जितने भी आप एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हो, भीम, फोन पे, UPI, ये सभी के सभी कौन कंट्रोल करता है, यही NPCI कंट्रोल करता है। और इसी NPCI के अधीन अभी जिसको चालू किया जा रहा है उसे कहते हैं NaCH। पूरा नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या है, तो इसके तहत क्या होगा, ये एक प्लेटफॉर्म है और आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। कैसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिससे आपके क्या डिजिटल लेन देन होगा, पैसों का डिजिटल लेन देन होगा। पैसों का डिजिटल लेन देन जो होता था इन ऐप से जो होता था कम होता था, अब इससे जो है वो आपके ज़्यादा डिजिटल लेन देन होगा अब इसके तहत। और इसको कब स्टार्ट किया जा रहा है, 1 अगस्त से चालू किया जा रहा है 2021 से। बहुत बड़ी मात्रा में आप लेन देन इसके तहत कर सकते हो। आपके फ़ोन के कोई बिल हो गए आप वो भर सकते हो, आपके बिजली के कोई बिल हो गए हैं वो भर सकते हो। इसके अलावा जो आप बड़े बड़े जो पैसे या ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी आप इसके तहत कर सकते हो। तो ये आपके एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पैसे भेजने का सिस्टम NaCH। अच्छे से इसका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये आपके RBI ने शुरू किया है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, और मिलते हैं दोस्तों फिर कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।